और अब वक्त यूपी प्राइम का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीबी मरीजों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। सीएम ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में इस अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक्टिव टीबी रोगी खोजी अभियान और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड वितरण अभियान का भी शुभारंभ किया। प्रदेश के अंदर आज जो कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ हो रहे हैं, इस कार्यक्रम में हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि जो है आज गोरखपुर के बिहारी मेडिकल कॉलेज में जो चीज यहाँ पर आज हम लोग कर रहे हैं, 6 रोगियों के बारे में जो एक नई औषधि के रूप में आज यहाँ पर लॉन्च की जा रही है, वह न केवल इस कोरोना बीमारी में उन्हें सहायता उपलब्ध कराएगी, बल्कि आने वाले समय में भी बहुत सारे स्थानों पर प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 में हम भारत से ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह मुक्त करेंगे। प्रदेश की हमारी माननीय राज्यपाल महोदया ने प्रदेश के अंदर टीबी रोग से ग्रसित बच्चों को गोद लेने के लिए एक अभियान चलाया है। ये अवेयरनेस का एक कार्यक्रम है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर सर्वाधिक ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस से जुड़े हुए बच्चों के लिए या ट्यूबरक्लोसिस से जुड़े हुए इस रोग से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के लिए जो एक दवा आई है, इस दवा को उपलब्ध कराने के साथ साथ भारत सरकार ने टीबी से ग्रसित रोगियों के लिए 500 रुपये प्रति माह की जो व्यवस्था की है, अगर ये कार्यक्रम हम लोग एक अभियान के रूप में चलाएंगे तो मुझे लगता है कि जागरूकता, जन सहभागिता और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए उन सभी कर्मियों की सक्रिय सहभागिता एक साथ मिलकर के इस पूरे कार्यक्रम में सफलता प्रदान करेगी। और मेरा मानना है कि हम सब मिलकर के अगर इस अभियान के साथ जुड़ जाएंगे तो हम 2025 के पहले ही उत्तर प्रदेश को ट्यूबरक्लोसिस से पूरी तरह मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और इसमें हमें प्रदेश की माननीय राज्यपाल के इस अभियान के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए। प्रदेश के अंदर शिशु मृत्यु दर ये आज भी एक हम सब के सामने चुनौती है। यद्यपि पहले की तुलना में इसमें काफी परिवर्तन देखने को मिला है, लेकिन फिर भी नियमित टीकाकरण जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी अभियान का एक पार्ट है, जिस पर उन्होंने विशेष चिंता व्यक्त की है पूरे देश के अंदर। तो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से हम तपेदिक, गला घोटू, काली खांसी, टेटनेस, पोलियो, खसरा, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस, मीजल्स, रूबेला, जापानी इंसेफ्लाइटिस और अन्य तमाम ऐसी बीमारियों से बच्चों को, जानलेवा बीमारियों से बच्चों को बचा सकते हैं, जिनके जो टीकाकरण के अभाव में जिनकी असमय मौत होती है। और मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय क्षति है, क्योंकि जब बचपन ही बीमार हो जाएगा तो भविष्य उज्जवल और मंगल में कैसे होगा, ये प्रश्न हम सबके सामने सदैव खड़ा होता है। और मैं आज के इस अभियान के साथ आप सबसे अपील करूंगा कि हम सभी लोग मिलकर के आज के जो 3 प्रकार के विशेष अभियान प्रारंभ हुए हैं, ये सभी स्वास्थ्य जागरूकता के साथ भी स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण जागरूकता के कार्यक्रम के साथ भी और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों से बचाने के लिए भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और साथ साथ जो आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड बनाने का जो विशेष अभियान है, मैं चाहूंगा स्वास्थ्य विभाग जो हमारे छोटे हुए गांव हैं, एक बड़ी संख्या ऐसी है जहां पर आज एक भी व्यक्ति ने अब तक गोल्डन कार्ड नहीं बनाए हैं, हम उन लोगों तक पहुंचे तो आयुष्मान मित्र हम लोग बना रहे हैं, उनको उसकी जवाबदेही तय करें कि हर एक उन ग्राम पंचायतों, उन गांवों में
कम से कम 10 ऐसे परिवारों को हम चिन्हित करके गोल्डन कार्ड उन्हें वहां पे उपलब्ध करा दें और उन लोगों के माध्यम से फिर गांव में एक एक परिवार के साथ जोड़ने की प्रक्रिया, क्योंकि आने वाले समय में हम इसके दायरे को बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं। एसईसीसी के 2011 के डाटा के बाद हमारा प्रयास होना होगा। हम लोगों ने पिछली बार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर छूटे हुए ऐसे परिवारों को इससे आच्छादित करने का कार्य किया था, लेकिन अब भी कुछ लोग छूटे हैं। उन सभी लोगों को हम इसके साथ अगर जोड़ सकेंगे तो पूरा प्रदेश इससे आच्छादित होगा और गरीब हर परिस्थिति में कहीं भी जाकर के अपना उपचार करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। उसके मन में बीमारी का कोई भय नहीं होगा। और मुझे लगता है जब कोरोना के खिलाफ सफलतापूर्वक हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो हमें संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के सामने भी इस अभियान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं एक साथ ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ संपूर्ण टीकाकरण अभियान के इस कार्यक्रम को लेकर के और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड वितरण के इस विशेष अभियान को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए गए इस प्रयास की प्रशंसा करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग आने वाले समय में भी प्रत्येक नागरिक को इस अभियान के साथ जोड़ेंगे। और मैं विशेष रूप से मीडिया से अपील करूंगा कि मीडिया इन कार्यक्रमों को अपने कार्यक्रमों का एक हिस्सा इसे बना दे। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में आज से यातायात महीने की शुरुआत की गई है। इस कड़ी में अलग अलग जिलों में अधिकारियों ने यातायात माह की शुरुआत की। बता दें कि यूपी के 3 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर डीएम दिनेश चंद्र ने यातायात माह की शुरुआत की। इस दौरान एसपी केशव कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं गाजीपुर और गोंडा जिले में भी यातायात माह की शुरुआत की गई। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों की अहमियत बताई, उन्हें जागरूक किया और शपथ भी दिलाई। 3 तस्वीरें कानपुर देहात, गोंडा और गाजीपुर की। सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा यह विषय सभी का है जो सड़कों पर चलते हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई भी ऐसा जीव जंतु नहीं जो सड़क पर ना चलता हो। इसलिए सबकी सामूहिक रूप से सुरक्षा के लिए इस यातायात जो माह का आयोजन है वो निश्चित रूप से यातायात के कारण दुर्घटना जो हो रही हैं उसमें कमी लाने में हम लोग एक भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि जो यातायात के नियमों की हम लोगों ने पर्चियाँ बंटवाई हैं उसका व्यापक प्रचार हो। सब लोग सामान्य बात है, हेलमेट लगाकर चलें, सीट बेल्ट पहने, चौराहे इत्यादि को क्रॉस करते समय हमें पूरी सतर्कता के साथ नियमों का पालन करते हुए पास करना है। नवंबर माह यातायात माह के रूप में पुलिस विभाग इसको मनाता है और इसमें 3 चीज़ों पे हम लोगों का विशेष जोर रहता है। सबसे पहले तो एजुकेशन, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करते हैं यातायात के नियमों के बारे में, सड़क सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है उसके बारे में हम लोग जागरूक करते हैं। दूसरा, इंजीनियरिंग, जो विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करके हम लोग जो रोड इंजीनियरिंग की व्यवस्थाएं हैं जिसमें साइन बोर्ड्स लगाना, जहां ब्रेकर की आवश्यकता है वहां स्पीड ब्रेकर लगवाना, कैटाई लगवाना, रेलिंग्स लगवाना, डिवाइडर्स को सही कराना, अवैध कट जो बने होते हैं उनको बंद कराना, इन चीज़ों पे हमारा जोर रहता है। आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रत्येक 1 नवंबर को यातायात जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। पूरे माह यातायात जागरूकता के रूप में ये चलेगा। उसी के जागरूकता की एक रैली यातायात पुलिस गाजीपुर के द्वारा निकाली गई, जिसको हरी झंडी दिखा करके मैंने शुरू किया है। अब पूरे माह जगह जगह, गांव-गांव, स्कूल और गोष्ठियाँ आयोजित करके, जैसा कि आप लोग जानते हैं इस समय महिला मिशन शक्ति का ऑपरेशन भी चल रहा है, उसका भी कार्यक्रम चल रहा है। तो इस माह पूरे माह महिला मिशन शक्ति के साथ साथ यातायात जागरूकता के भी संयुक्त कार्यक्रम होंगे, जिसको गाजीपुर पुलिस के द्वारा जनता की जागरूकता के लिए किया गया। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद से ही बंद चल रहे दुधवा नेशनल पार्क को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। इसके साथ ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी दर्शकों के लिए खोला गया है। आज प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखीमपुर के दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में साल 2020-21 के पर्यटन सत्र की शुरुआत की। कोरोना के चलते ये पार्क मार्च से ही बंद चल रहा था, लेकिन अब इसे फिर से
पर्यटकों के लिए खोला गया है। इस तरीके से कोविड-19 को लेकर के आज जो दुनिया के लोग दहशत के दौर में हैं, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि जल्दी वह समय भी समाप्त होने वाला है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया कि जल्दी इससे छुटकारा पाएंगे, इसकी थोड़ी गंभीरता को देखते हुए हम लोग वहाँ मौके पर न पहुँच के ऑनलाइन वर्चुअल ही इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए आज हम लोगों को अवसर मिला है और इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया है। और ये सौभाग्य का होगा उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि इतने दिनों के बाद पहली बार जो जंगल 30 जून से लेकर के 30 नवंबर तक बंद रहता था। और कैराना में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के जेल भरो आंदोलन से पुलिस प्रशासन में खलबली मची है, जिसे देखते हुए मजिस्ट्रेट ने विधायक नाहिद हसन के जेल भरो आंदोलन की अनुमति को निरस्त कर दिया। विधायक के आंदोलन के मद्देनजर शामली एसपी नित्यानंद राय ने पुलिस फोर्स के साथ कैराना में मॉक ड्रिल का परीक्षण भी किया। और दरअसल पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ सपा विधायक चौधरी नाहिद हसन की तरफ से 2 नवंबर को जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी गई, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सर, आज मॉक ड्रिल किया गया फोर्स के साथ, सर किस संबंध में मॉक ड्रिल की गई? ऐसा है, मॉक ड्रिल जो है पुलिस की ये रेगुलर एक्सरसाइज है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर ज़रूरत होती है कि कोई एक्शन लिया जाए, उससे पहले ये सब रिहर्सल होता है और ये उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। सर, कल आगामी 2 नवंबर को सपा विधायक नाहिद हसन ने जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है, इसके लिए क्या तैयारी की गई है पुलिस फोर्स की ओर? पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में पूरे कैराना और आसपास लगी रहेगी और जैसी भी सिचुएशन आएगी उसे उसको टैकल किया जाएगा। और जैसा आपको मालूम है कि ये सभा जो है इलीगल घोषित है और कोई परमिशन नहीं है, तो अवैध कोई इस तरीके की कोई गतिविधि से पूरी तरह प्रतिबंधित है। और बरेली के मजनपुर और तिलियापुर में इन दिनों रहस्यमयी बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बुखार के बाद अचानक हो रही मौत से लोगों में खौफ है। हालांकि सीएमओ इस मात्र अफवाह इसे यानी कि अफवाह बता रहे हैं वो, और पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रहस्यमय बुखार के चलते लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे। बीमारी के चलते गांव की सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। गांव के लोग घर में ही अपने बच्चे परिजनों का इलाज करा रहे हैं। सीएमओ विनीत शुक्ला का कहना है कि जिन 18 लोगों की गांव में मौत हुई है, उन लोगों की मौत का कारण पता कर रहे हैं। सब मजनूपुर और तिलियापुर में रहस्यमय बुखार से लोगों की मौतें हो रही हैं। क्या मामला है? या लोगों में सिर्फ अफवाह है या कोई हकीकत जो टीम आपकी निरीक्षण कर रही है? क्या चीजें स्पष्ट हो पाई अब तक? सबसे पहले की बात मैं ये कहूँगा कि कोई रहस्यमय बुखार नहीं है। रहस्यमय बुखार तो जब कहेंगे जब कोई ऐसा बुखार हो जिसका कोई कारण पता न चले। तो रहस्यमय बुखार वाली बात पूरी तरह असत्य, निराधार और अफवाह है। ये सूचना मिलने पर मजनूपुर में टीम भेजी गई थी। 29 तारीख को मजनूपुर में टीम भेजी गई थी, जिसमें वहाँ कुल मिलाकर इन्होंने मलेरिया के लिए 17 लोगों की जांच की, सभी निगेटिव आई। कोविड के लिए 27 लोगों की जांच की, वो भी सभी निगेटिव आई। टाइफाइड के लिए 15 लोगों की जांच की। डेंगू के लिए 1 व्यक्ति की जांच की, सभी नेगेटिव आई। वहाँ 2 महीने में 18 जो मृत्यु हुई उन सबकी लिस्ट करके उनका मृत्यु का कारण पता कर गया। कोई बुखार से मृत्यु नहीं हुई है। सर, मोहम्मद अजहर। क्या वजह है, कौन सा इस बीमारी से मौतें बढ़ती जा रही है? सर, इस समय हमारे यहाँ डेंगू की महामारी बहुत भयंकर तरीके से फैली हुई है, जिससे लगभग अभी तक करीब 22 से 24 मौतें हो चुकी हैं। तो इसी और लगभग सर 150 से 200 लोग हॉस्पिटलों में एडमिट हैं। जो लोग बेचारे जाने के लायक नहीं हैं तो वो यहीं झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं। और सर इसी के सिलसिले में हम परसों सीएमओ साहब से मिले थे। मैं गया था और हमारे चाचा जो प्रधान जी हैं वो गए थे। तो सीएमओ साहब ने हमसे ये कहा, बोले आप ये कह रहे हैं कि 18 लोग या 15 लोग आपके यहाँ डेथ हो चुकी है डेंगू से, और हमारे ज़िले में अभी सिर्फ 1 पॉजिटिव केस आया है। जबकि सर हमारे यहाँ जो भी डेथें हुई हैं वो डॉक्टर लोग यही बता रहे हैं कि सारी मौतें डेंगू से हुई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुख्तार अली है। मैं भाजपा कार्यकर्ता और ज़िले में जिला मंत्री के पद पर हूँ। और यहाँ पे इस गांव को यहाँ पे इतनी मौतें हो रही हैं, अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं? इस गांव में लगभग 24 मौतें हो चुकी। कब्रिस्तान में देखिए नई नई कब्रें दिखाई देंगी आपको। अस्पताल कर्मचारियों के मुताबिक जहाँ पर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करते हैं मरीज, वहाँ पर डेंगू
या मलेरिया या टाइफाइड बताया जाता है, लेकिन इस तरीके से कंट्रोल ना होना ये एक चिंता का विषय है। पूरा गांव हमारा कहाँ है? जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए हमारे गांव के बारे में। इस तरीके से अगर लोग मौत का आंकड़ा बढ़ता गया तो गांव कहाँ पहुंच जाएगा हमारा? कुछ नहीं। ब्लॉक कर्मचारी कभी आए थे और उन्होंने बस गोली बोली बांटी और उसके बाद चलते बने। इस तरीके से अगर इसी तरीके से आंकड़ा बढ़ता गया तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं? हमारा गांव कहाँ पहुंचेगा? क्या गांव से पलायन करना ही जरूरी होगा? और लखनऊ में सर्विलांस टीम ने बड़ी संख्या में लोगों के चोरी हुए मोबाइल बरामद किए हैं, जिसके बाद आज लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने 101 लोगों को उनके मोबाइल लौटाए, जिसे पाने के बाद उन लोगों के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दी, जिन्होंने मोबाइल चोरी होने के बाद उसे पाने की उम्मीद छोड़ दी थी। लखनऊ पुलिस ने प्रदेश के अलग अलग शहरों और जिलों से सभी फोन बरामद किए हैं। पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय के निर्देश पर और संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था साहब के कुशल मार्गदर्शन में हमारे डीसीपी साहब ने यह एक योजना बनाई कि जिसका भी फ़ोन गुम होता है, चोरी हो जाए, कहीं मिस हो जाता है, उन फ़ोन के संबंध में तुरंत यहाँ पे एक सूचना दर्ज की जाए हमारे किसी भी थाने पे, जो 8 थाने हैं यहाँ पे। और उसके पश्चात हमारी जो टीम है सर की, जो डीसीपी साहब की टीम ने इसमें दिन रात अथक मेहनत करके इन सारे फ़ोन जहाँ पे भी थे, करीबन 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से ये फ़ोन रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के बाहर जैसे बिहार है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ से भी ये फ़ोन बरामद हुए और इसमें करीबन 101 फ़ोन है जिसकी कीमत लगभग 13 से 14 लाख रुपए है। और आज ये बहुत हर्ष का विषय है कि पुलिस आयुक्त साहब के निर्देशन में हमने उन व्यक्तियों को जिनके फ़ोन गुम हो गए थे, उनको ये फ़ोन देके उनके चेहरे पे खुशी और मुस्कान लाया। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना इलाके के पलड़ी गांव में एक शादी के दौरान हो रही आतिशबाजी के बीच बड़ा विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भयानक था कि आसपास के मकानों में दरार आ गई। अचानक हुए इस धमाके से 4 मासूम घायल हो गए, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत इस बात की जांच करने की कोशिश की कि आखिर हादसा हुआ कैसे। महल्ले में एक की शादी थी रामगढ़ में, एक के बच्चे की, उसके लड़के की शादी थी। उनने बाजार पटकाने के और पटाखे के और वो बम की बहुत पूरी कट्टा ला रखा था। हर बार उसमें जो माचिस से आग लगाई, वो सारे में आग लग गई, गाड़ी तक पटक गई, कई बच्चे घायल हो गए। उसमें मेरा बेटा है वो सबसे ज़्यादा घायल होगा, एक और भी। कितने बच्चे घायल हुए इसमें? ये नहीं पता मुझे, 5-6 बच्चे हैं। उन्हें बताओ लड़के को। कौन से गांव का मामला है? जी पलटी का गाँव पलटी। आगे बारात के टाइम, बारात बिताने के टाइम आतिशबाजी हो रही थी। आतिशबाजी के टाइम जो उन्होंने उसमें नाल में सीख वो लगाई, माचिस की सीख, तो उसकी चिंगारी ठेले पे पहुंच गई उसके। वो ठेले में बम बुमते उसमें जो है सारे बम ब्लास्ट हो गए। नुकसान काफ़ी हुआ, मकानों का भी और जान का भी और गाड़ी का भी हुआ। ऐसी बात नहीं जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी वो बच गई, अन्य उसमें भी तुरंत आग लग जाती। तो वे उन्हें बच्चों को ले गए, तुरंत हॉस्पिटल में गए। शाहपुर तो बनता मुजफ्फरनगर, उन्हें कहा कि मुजफ्फरनगर ले जाओ। इसमें एक शादी थी वहाँ पे, एक आदिल नाम के लड़के की, जिसकी बारात बुढ़ाना थाना क्षेत्र में ही आनी थी। उसमें शादी में आतिशबाजी का कार्यक्रम था इनके। उसी में कुछ पटाखे ऐसे थे जिनमें सीलन लग गई थी, उन्होंने धूप में सूखने के लिए रखा था। वहाँ खेलते खेलते 4 बच्चे पहुँच गए और 10 साल 11 साल करीब उम्र है इनकी, और इन्होंने उसमें जो है वो आग लगा दी। उसी में उसमें पटाखा जो है काफ़ी तेज़ी से बजा और उसमें जो है वो 4 बच्चे इंजर्ड हुए हैं। 3 बिल्कुल ठीक हैं, एक को रेफ़र किया गया है और 2 उसमें मुस्लिम बच्चे, 2 हिंदू बच्चे हैं। कोई ऐसी कोई बात नहीं, मतलब कोई स्टोर करके रखा हुआ था, ये एक्सीडेंटल। ग्राम पल्ली थाना शाहपुर का गांव है, जिसमें एक शादी समारोह था आपके पुत्र साबित के यहाँ। उसमें आतिशबाजी सड़क पे हो रही थी। तो जो आतिशबाज नईम थे, उनकी आतिशबाजी में किसी प्रकार से आग लग गई थी, जिसमें उनके जो आतिशबाजी के पास जो बच्चे थे उसमें उम्मीद, अंकित, सावन और रेहान, ये 4 बच्चे थोड़ा उम्मीद से झुलस गए हैं, उनका इलाज चला है। नईम और उम्मीद 12 बज गए थे, तो उनको यहाँ पर जिला अस्पताल में रेफर किया गया, उनका इलाज चल रहा है। और बुलंदशहर के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से जुड़ी तैयारियों का जिक्र किया। साथ ही जानकारी दी कि 203 मतदान केंद्रों पर
579 मतदेय स्थल बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोविड-19 के मद्देनजर सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग उनकी की जाएगी, यानी कोरोना को लेके जो तमाम सावधानियां हैं वो बरती जाएंगी। छः बजे तक मतदान का समय नियत है। हम लोगों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जितने भी हमारे यहाँ 579 बूथ हैं, बूथ की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जितने ईवीएम, वीवीपैट, पोलिंग पर्सनल, माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट, वीडियो कैमरामैन, एसएसटी, एफएसटी, जितने वीडियो सर्विलेंस टीम हैं, सबका प्रशिक्षण, सबकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जितने भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होने हैं, बाहर से भी पैरामिलिट्री फोर्स, पीएससी मंगाई गई है और यहाँ लोकल फोर्स भी, तो गाइडलाइंस है, ईसीआई के गाइडलाइंस के अनुसार सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट हो चुका है। आज शाम 6 बजे के बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर के अलावा जितने भी बाहर के लोग आए हुए हैं वो सब यहाँ वर्जित होंगे। इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और इसके आसपास के 8 किलोमीटर के दायरे में हमने 188 देसी विदेशी शराब के दुकान चिन्हित किए गए हैं, सारे बंद रहेंगे। और 3 नवंबर को पब्लिक हॉलीडे है, तो हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और हम आश्वस्त हैं कि निष्पक्ष रूप से, शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव संपन्न। ग्रेटर नोएडा पहुंचे राज्य मंत्री सुनील भराला ने ग्रेटर नोएडा को गौ सेवा के लिए समर्पित एक तोहफा दिया है। गोरस फाउंडेशन क्यों खास है और आने वाले वक्त में शहर को इससे क्या फायदा मिलने वाला है, ये रिपोर्ट देखिए। ग्रेटर नोएडा के लिए रविवार का दिन काफी खास रहा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के जलपुरा को श्रम कल्याण परिषद के राज्य मंत्री सुनील भराला ने सौगात दी। ये सौगात गोरस फाउंडेशन की है। राज्य मंत्री सुनील भराला ने इस फाउंडेशन का मकसद बताया, साथ ही आगे इस फाउंडेशन की मदद से गौ सेवा के क्षेत्र में क्या नया होने वाला है ये भी समझाया। हमारे आदरणीय भारत जी हैं, वो लंबे समय से गौ सेवा में लगे हुए हैं और यहाँ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में गौ के बारे में बहुत चिंता के साथ हमेशा जो है गौ के लिए काम करते आ रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में मुझे आज आने का अवसर मिला। ये तो जाहिर है, जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, गाय की सेवा के लिए तमाम काम किए गए और गौ सेवा से जुड़े इस काम में शिरकत करने पहुंचे राज्य मंत्री सुनील भराला ने गाय की सेवा में समर्पित सरकार के काम भी बताए। उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉक स्तर पर यानी कि सभी जिलों के ब्लॉकों पर गौशाला खोलने का प्रावधान किया गया और पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से 10-10 करोड़ रुपए गौशाला के लिए दिए गए कि गौशाला को बनाया जाए और गौ माता को वहाँ रखा जाए। साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गाय प्रति गाय के लिए उसके चारे की व्यवस्था भी की गई है 30 रुपये, और उसके साथ साथ लगातार गाँव को लेकर के अनेक कानूनों के परिवर्तन भी किए गए। उसके प्रति अगर किसी प्रकार की हिंसा करने की जो कार्रवाई होती थी, पहले लोग करते थे, उनके कड़े कानून भी बनाए गए, गैंगस्टर तक के प्रावधान किए गए। बीजेपी की तरफ से पूरे प्रदेश में गौ सेवा के लिए जो काम किए गए, उनमें से ग्रेटर नोएडा में खुला गोरस फाउंडेशन भी काफी अहमियत रखता है। और इस फाउंडेशन के उद्घाटन में पहुंचे सुनील भराला की बातों से गौ की सेवा में समर्पित इस फाउंडेशन की खासियत का अंदाजा भी लगा सकते हैं। ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।